क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी में एक बहुत बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं? सोचिए, क्या कोई ऐसा ईंधन हो सकता है जो इतना सुरक्षित, साफ और इतना ज्यादा हो कि वो दुनिया की एनर्जी से जुड़ी सारी मुश्किलें सदियों के लिए हल कर दे? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर में कितनी ताकत है ना? पर सवाल यह है कि क्या इसे और बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये हमें बहुत बड़ी मात्रा में लगातार और बिना कार्बन एमिशन के बिजली देती है। क्लाइमेट चेंज और हमारी बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जो पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टर होते हैं, उनसे निकलने वाला कचरा हजारों सालों तक खतरनाक बना रहता है। और फिर चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों का डर तो हमेशा ही बना रहता है। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता है, कोई बेहतर विकल्प? और यहीं पर एंट्री होती है थोरियम की, एक ऐसा एलिमेंट जो न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा खेल बदलने की ताकत रखता है। अब देखिए, थोरियम का काम करने का तरीका यूरेनियम से काफी अलग है। यूरेनियम अपने आप में विखंडनीय है, मतलब वो सीधे एनर्जी पैदा कर सकता है। इसको आप सूखी लकड़ी की तरह समझ सकते हैं जिसमें तुरंत आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोरियम फर्टाइल है, विखंडनीय नहीं। ये गीली लकड़ी जैसा है। इसे जलाने के लिए, मतलब रिएक्शन शुरू करने के लिए, बाहर से एक न्यूट्रॉन की चिंगारी चाहिए। पर एक बार जब ये उस न्यूट्रॉन को सोख लेता है तो ये यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो कि एक बेहतरीन न्यूक्लियर फ्यूल है। और थोरियम का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मिलता बहुत है। हमारी धरती की परत में यूरेनियम के मुकाबले ये 3 से 4 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है। मतलब साफ है, ये ईंधन का स्रोत बहुत बहुत लंबे समय तक चल सकता है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि थोरियम पर आधारित एक न्यूक्लियर साइकिल यूरेनियम के मुकाबले कहाँ टिकती है। तो देखिए, थोरियम ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसका कचरा बहुत कम समय के लिए खतरनाक रहता है और लिक्विड फ्यूल डिजाइन में ये कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। पर जो सबसे जरूरी बात है वो है परमाणु हथियारों के प्रसार का खतरा। थोरियम साइकिल में प्लूटोनियम नहीं बनता। इसमें जो यूरेनियम 232 बनता है ना, वो इतनी खतरनाक गामा किरणें छोड़ता है कि इसे चुराना या हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 10,000 साल से भी ज्यादा। सोचकर भी अजीब लगता है ना? पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टर से निकले कचरे को सुरक्षित लेवल तक आने में इतना लंबा वक्त लगता है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं। और अब इसकी तुलना थोरियम से कीजिए। लगभग 300 साल, कहाँ 10,000 साल और कहाँ सिर्फ 300। ये न्यूक्लियर वेस्ट की समस्या को एक लगभग कभी न खत्म होने वाली चुनौती से एक ऐसी चीज में बदल देता है जिसे हम सच में मैनेज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर थोरियम इतना ही कमाल का है तो हम आज हर जगह इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, कोई तो वजह होगी। बिल्कुल है, और इसकी जड़ें इतिहास और इकोनॉमी में छिपी हैं। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, कोल्ड वॉर। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई तो जोर यूरेनियम रिएक्टरों पर था, क्योंकि उनसे परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम मिलता था। थोरियम से यह मुमकिन नहीं था। दूसरी वजह, आर्थिक। आज दुनिया में यूरेनियम की खरबों डॉलर की इंडस्ट्री पहले से ही जमी हुई है। इसे बदलना आसान नहीं है। और तीसरी, टेक्नोलॉजी। थोरियम रिएक्टरों के डिज़ाइन तो हैं और वो काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें बड़े कमर्शियल स्केल पर लाने के लिए बहुत बड़े निवेश और रेगुलेटरी मंजूरियों की जरूरत। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो इस पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम है भारत का। भारत के इस कदम से यह साबित होता है कि यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। दुनिया में जितना भी थोरियम का भंडार है, उसका लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले भारत में है, जबकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है। तो जाहिर है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत दशकों से थोरियम टेक्नोलॉजी में बहुत भारी निवेश कर रहा है। और ये है भारत का मास्टर प्लान, एक बहुत ही दूर की सोच वाला 3 स्टेज का प्रोग्राम। पहले स्टेज में अपने कम यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम बनाया जाता है। दूसरे स्टेज में उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल खास ब्रीडर रिएक्टरों में करके थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाता है। और तीसरा और आखिरी लक्ष्य है ऐसे रिएक्टरों का एक पूरा बेड़ा तैयार करना जो पूरी तरह से थोरियम पर चलें और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना दें। तो इस भविष्य को हकीकत में बदलने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी है?
मजे की बात यह है कि इसका जवाब 60 साल पुराना है और इसे 1960 के दशक में अमेरिका की ओकरिज नेशनल लैब में ही बनाया और टेस्ट किया गया था। इसका नाम है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर यानी MSR। अब ये पारंपरिक रिएक्टरों से बिल्कुल अलग है जो ठोस फ्यूल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। MSR में न्यूक्लियर फ्यूल को एक खास तरह के पिघले हुए नमक में घोल दिया जाता है और ये लिक्विड मिक्सचर ही ईंधन भी है और रिएक्टर को ठंडा रखने वाला कूलेंट भी। ये डिजाइन के लेवल पर एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, पारंपरिक रिएक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर पर काम करते हैं और उन्हें फ्यूल बदलने के लिए बंद करना पड़ता है। वहीं MSR लगभग सामान्य वायुमंडलीय प्रेशर पर काम करता है और क्योंकि फ्यूल लिक्विड है तो उसे चलते चलते ही साफ किया और रिफिल किया जा सकता है। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज्यादा एक केमिकल प्लांट की तरह काम करता है। और इस डिजाइन की वजह से जो सेफ्टी फायदे मिलते हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। क्योंकि ये कम प्रेशर पर काम करता है तो भाप के विस्फोट का कोई खतरा नहीं। इसमें मेल्टडाउन हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्यूल तो पहले से ही पिघला हुआ है। और इसमें एक कमाल का पैसिव सेफ्टी फीचर है जिसे फ्रीज प्लग कहते हैं। सोचिए, अगर कभी पावर कट हो जाए और सब कुछ बंद हो जाए तो एक जमे हुए नमक का प्लग अपने आप पिघल जाता है और सारा का सारा लिक्विड फ्यूल ग्रेविटी की वजह से नीचे एक सुरक्षित टैंक में चला जाता है। किसी इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 1960 के दशक में साबित हो चुकी थी और एक ऐसा ईंधन जो जमीन में भरा पड़ा है, क्या ये दोनों मिलकर हमारे साफ सुथरी ऊर्जा वाले भविष्य की चाबी हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में एनर्जी को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है।